हेलो, मैं राकेश। जैसा कि आपको बताया गया था, शाम 7 बजे से मैथ का क्लास स्टार्ट होगा, जो कि अभी से हो चुका है। इस क्लास में सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसका इंग्लिश रियल नंबर्स होता है। इस चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज है, 1.1 से लेकर 1.4 तक है। लेकिन इस क्लास में हम लोग एक भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट को समझेंगे तब एक्सरसाइज बनाने में मजा आएगा। ऐसे एक्सरसाइज बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए, वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या का इंग्लिश रियल नंबर्स होता है। ये आपको दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। दोनों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या का परिभाषा देखो। इसको कई लोग कई तरह से जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे वैसी संख्या जिसका एक वास्तविक मान हो। वैसी संख्या जिसका एक वास्तविक मान हो, या वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके, नंबर लाइन पे दर्शाया जा सके, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4। रूट में भी आएगा √2, √3, √4, √5, √6। कुछ भी है ना, ये टोटल आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। अब वास्तविक संख्या जो दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ये इसके बारे में बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, 8 क्लास से हैं, कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा उसे परिमेय संख्या बोलेंगे, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन आज इसका परिभाषा हम दूसरा समझते हैं। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत, थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, शांत या अशांत आवर्ती हो। मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, आवर्ती क्या होता है। जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो वो परिमेय संख्या कहलाता है। जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। यहां समझने वाला बात यह है कि शांत रहेगा या अशांत रहेगा, दोनों आपका परिमेय संख्या होगा, लेकिन अशांत में आवर्ती होना चाहिए और अपरिमेय में केवल अशांत चलेगा, लेकिन इसके साथ अनावर्ती होना चाहिए। यानी आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है, इसको हम एक एक करके आसानी से समझते हैं। आवर्ती अनावर्ती पढ़ने से पहले हम लोग शांत और अशांत को समझेंगे। पहले हम शांत को समझ लेंगे, उसके बाद हम समझ लेंगे अशांत को। देखिए, अब जो चीज हम बता रहे हैं ना, वो टोटल आपको हैंड रिटन के फॉर्म में कर दिया गया है। आपको यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको PDF में दे दूंगा, आपको यहाँ से देख सकते हैं। टोटल मैं आपको हैंड रिटन के फॉर्म में कर दिया हूँ, जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको केवल यहाँ से रफ में कंसेप्ट को समझना है, बाकी चीजें आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शांत जो होता है ना, शांत का देसी भाषा में आप परिभाषा दे सकते हैं कि जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, जो दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो आपको शांत में आएगा। और जो दशमलव में पूरी तरह से विभाजित ना हो, वो अशांत में आएगा। जैसे अगर 1/2 लिख दिए, तो 1/2 लिख दिया, तो इसको आप 1 में अगर 2 से भाग दीजिएगा ना, तो नहीं लग रहा है यहाँ, तो पॉइंट हो गया, तो 0 यानी 0.5 आएगा, 0.5। लेकिन अगर 1/3 लिख दिए ना, तो 1 में अगर 3 से आप भाग लगाओगे, पॉइंट हो गया 0, 9, 1, फिर 0, 3, 9। देख रहे हैं, ये बढ़ते जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं, अर्थात 0.33 इस टाइप से होगा। मुझे लगता है कि शांत और अशांत में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अशांत में आपको डबल टर्म आता है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अशांत में एक आता है आवर्ती, एक आता है अनावर्ती। आवर्ती अनावर्ती क्या होता है, इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। देखिए, आवर्ती का मतलब होता है ना कि जो दशमलव के बाद नहीं कट रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे आया 0.3333 करके रिपीट हो रहा है, तो ये आवर्ती की श्रेणी में आ जाएगा। और जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे आप लिख दिए √2, तो √2 का मान अगर आप निकालेंगे ना वर्गमूल के फॉर्म में, आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, 2.000000, इस प्रकार से अगर आप निकालते हैं, तो इसका मान जो आपको आएगा 1.4121 इस टाइप से आएगा, यानी बढ़ते जाएगा, न कटेगा न रिपीट होगा। तो ये भी आपको अशांत में ही आता है, लेकिन इसमें और इसमें यही फर्क है। यहाँ देखेंगे हम लोग,
इसमें और इसमें यही फर्क है कि दशमलव के बाद है रिपीट हो रहा है, और दशमलव के बाद ये ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो जो दशमलव के बाद रिपीट होगा उसको आवर्ती बोलेंगे, जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होगा उसको अनावर्ती बोलेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा ये देखें कि परिमेय संख्या का तो हम डिफिनेशन आपको बता दिया, परिमेय संख्या होता है क्या। इसके एग्जाम्पल पे आते हैं कि आखिर परिमेय का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ देखेंगे हम लोग अच्छा से। परिमेय जो है ना, आप 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, यानी 0 से भी लिख सकते हैं। ये आपका परिमेय के श्रेणी में आता है। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, -1, -2, -3, -4, ये भी परिमेय में आता है। जरूर नहीं कि 4 तक ही होगा। और आगे लिख सकते हैं 2/3, 3/4, 1/2, ये सब आपका परिमेय में आता है। आगे लिख सकते हैं आप √4, √9, √16, इस टाइप से जो होता है ना, टोटल परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखिए ये रूट में है लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसलिए इसको आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अपरिमेय का जो श्रेणी में होता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। देखिए आपको परिमेय और अपरिमेय में यही फर्क है कि परिमेय का एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन अपरिमेय का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा नहीं होता। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन तो आपको बता दिए क्या होता है, लेकिन इसका एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो आप वो लिखेंगे, जैसे √2 लिख दिए, √3 लिख दिए, √4 नहीं √5 होगा, √6 लिख दिए। इसका मतलब हुआ ना कि जिसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता उसको अपरिमेय के श्रेणी में रखेंगे। दूसरा होता है पाई, जो है ना, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा जो है, अब आता है कि पाई, एक हो गया रूट वाला जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, एक हो गया आपका पाई। पाई बोलेगा तो अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर 22/7 इसका जो वैल्यू है ना वो बोलेगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई अलग चीज़ है, 22/7 अलग चीज़ है। लेकिन अभी आप समझने के लिए केवल समझेंगे कि पाई जो होता है अपरिमेय होता है और 22/7 जो है परिमेय संख्या होता है। अब आता है इसके बाद कि अगर कोई रहे 1.01, 001, 0001, 401, इस टाइप से रहे ना और बढ़ते जाए तो ये भी अपरिमेय की श्रेणी में आता है। इस टाइप से और आपको लिख के बता देते हैं, 2.12, 112, 111, 412, इस टाइप से आपको जो भी आएगा ना ये टोटल आपको अपरिमेय के श्रेणी में आता है। एक अपरिमेय संख्या के बारे में और हम लोग समझेंगे। एक आता है पाई +2 आ जाता है, पाई -2 आ जाता है, 2 पाई आ जाता है, या पाई/2 आ जाता है। देखिए इसको समझने से पहले ना हम लोग एक कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे गणित में कहा जाता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जोड़, घटाव, गुना, भाग हमेशा बोला जाता है कि अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन एक कंडीशन में ये चीज़ें गलत हो जाती है। क्लास 9th में भी वो चीज़ें पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़े तो यहाँ हम बता देते हैं। जैसे इसके लिए तो लगभग एग्जाम्पल आपका ठीक होता है, लेकिन 0 एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसे किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ गुना करने पे उसका वैल्यू जो है आपका 0 आ जाता है, अर्थात परिमेय संख्या आ जाता है। इसको हम लोग आसानी से समझते हैं। जैसे ये 2 है परिमेय संख्या और √3 है आपका अपरिमेय संख्या। इन दोनों के बीच में अगर प्लस का चिन्ह दे दिए तो ये टोटल जो है अपरिमेय के श्रेणी में आएगा। फिर 2 और -√3 लिख दिए, ये भी अपरिमेय में आएगा। 2√3 लिख दिए, ये भी अपरिमेय में आएगा। 2/√3 लिख दिए, ये टोटल अपरिमेय में आएगा। लेकिन अगर 0 × √3 लिखते हैं तो 0 तो आपका परिमेय संख्या है और √3 जो है आपका अपरिमेय संख्या है। तो दोनों को गुना करने पे तो हमको आना चाहिए अपरिमेय संख्या, लेकिन वैल्यू तो 0 आ जाता है, जो कि 0 आपका परिमेय संख्या बताए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। लेकिन याद करने के लिए आप समझ सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पाई पे आपको बता रहे थे ना, पाई +2, पाई -2, पाई -2, 2 पाई, पाई/2, ये भी आपको इसी पे चलता है। पाई तो अपरिमेय संख्या है और 2 है परिमेय संख्या। तो इसका जोड़ रहे या घटाव रहे या गुना रहे या भाग, यहाँ गुना है और बटा भागा है, ये टोटल आपका अपरिमेय के श्रेणी में आएगा। अपरिमेय में बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 2-3 प्रकार के आप याद रखते हैं तो अपरिमेय आपसे कभी नहीं छूटेगा। इसके बाद जो है ना परिमेय संख्या जो होता है ये भी आपका 2 प्रकार का होता है।
एक जो होता है ना, एक होता है पूर्णांक परिमेय, एक होता है भिन्न के रूप में। हालांकि कई लोग मतलब इसको डेसिमल के रूप में लिखते हैं, लेकिन आप इसको आसानी से समझेंगे पूर्णांक और भिन्न। देखिए सबसे पहले तो परिमेय आपको हम बता दिए, और पूर्णांक और भिन्न क्या होता है जो समझेंगे। थोड़ा सा इसके पहले जो हम जिस समय बता रहे थे वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्या और विशेष आपको अच्छा तरीका से पढ़ना है, तो उसके लिए आज से 8 से 9 महीना पहले आपको हम अपने चैनल पे 0 से आपको अंक से पढ़ाना शुरू किए थे। ऐसे भी अगर आप PDF नोट्स अगर आप लेते हैं मेरा, अगर PDF आपको हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, अगर लेते हैं तो इसमें आपको अंक से बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आपको वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, आपको अंक क्या होता है, अंक को 3 तरीके से मैं परिभाषित किया हूँ। फिर अंक कितने टाइप से होते हैं, संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार से, यानी ये जो है ना वास्तविक संख्या, आपको ये पढ़ना है तो आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पहले रफ में आप कंसेप्ट को समझेंगे। पूर्णांक जो होता है ना, इसको इंग्लिश में आपको इंटीजर बोलते हैं। देखिए वैसी संख्या या वैसी परिमेय संख्या जिसके हर में एक हो, जिसके हर में एक रहेगा वही पूर्णांक होगा। जैसे 2, 3, 4, 1, 5 कुछ भी लिख दिया ना, तो इसके हर में कितना है तो एक है। देखिए नहीं कुछ तो एक है। और भी आप समझ सकते, केवल ये पॉजिटिव वाला नहीं होता, -1, -2, -3, -4, इसके नीचे में ना कुछ तो कितना है एक है। तो जिसके हर में एक रहेगा ना वो आपको पूर्णांक होगा। यहाँ तक कि 0 भी आता है, 0 के नीचे आपको एक होता है, ये भी आपका पूर्णांक के अंतर्गत आता है। इसको आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब है आपको पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। अब बताए कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न जो होता है ना, जिसके हर में 1 और 0 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो, जिसके हर में 1 ना हो और 0 ना हो, 1 और 0 के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए। जैसे आप लिख दिए 4/5 लिख दिए, 2/3 लिख दिए, 3/2 लिख दिए, ये सब आपको भिन्न के अंतर्गत आता है। लेकिन केवल 4/1 या केवल 4 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, -6 लिखते हैं, ये सब आपको भिन्न के अंतर्गत नहीं आएगा। आप समझ गए होंगे कि जिसके हर में 1 और 0 के अलावा कोई दूसरा संख्या होना चाहिए, तब वो आपका भिन्न कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो पूर्णांक हम लोग पढ़े ना, तो पूर्णांक भी आपको 3 प्रकार के होता है। थोड़ा देखेंगे हम लोग। पूर्णांक आपका 3 प्रकार के होता है। एक जो होता है ना, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, एक होता है आपका ऋण पूर्णांक। हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये जो लिखे है ना एग्जाम्पल कुछ देर पहले, तीनों इसी में से लिया गया है। ये जो प्लस वाला है ना 1 से लेके आपको जो पॉजिटिव में लिखा हुआ है, ये आपका धन पूर्णांक होता है। जिसका आगे प्लस का चिन्ह लगा है या छिपा है तो आपको पॉजिटिव वाला होगा, धन पूर्णांक में आएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लिखिए ये आपको धन पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। दूसरा आपको आता है शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक, शून्य जो है ना, ऐसे तो हम लोग पॉजिटिव समझते हैं इसको, लेकिन शून्य ना तो आपको धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसको आप उदासीन समझ सकते हैं। तो शून्य पूर्णांक में आपको केवल 0 आएगा। ऋण पूर्णांक में आपको माइनस वाला आएगा, -1, -2, -3, -4 ये सब जो है ना आपको ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। अब आता है कि जो भिन्न जो है, भिन्न का भी कोई प्रकार होता है तो नहीं, आपको पूर्णांक से ही सारा प्रकार होता नहीं होता, इससे मतलब नहीं। इसको आपको डेसिमल में बदल, दशमलव के रूप में बदल दिया जाता है, उसको आप छोड़िए। आप यहाँ से ही पूर्णांक से आपको सारा संख्या का निर्माण होता है। यहीं से आपका अब देखिए सारा संख्या बन जाता है। देखिए हम सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यहाँ देखेंगे, ये जो धन पूर्णांक है ना, यही आपका प्राकृत संख्या होता है। देखिए कैसे कैसे घूम कर आपको यहाँ पे आया है। ऐसे आप पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि धन पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि धन पूर्णांक भी तो 1 से ही शुरू होता है ना, तो आप इसको भी प्राकृत संख्या मान सकते हैं। आ गया था शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक जो है, तो धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को अगर आप जोड़ देते हैं ना, तो आपका पूर्ण संख्या का निर्माण करता है। जो पूर्ण संख्या पढ़े हुए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी पूर्ण का मतलब पूरा, तो ये आपका पूर्ण संख्या बनता है। परिभाषा पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो बोलिए कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, या
धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक के मिलने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में आता है एक अभाज्य संख्या। थोड़ा सा देखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। इसका एक नाम और है, इसको कई लोग रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या बोले या रूढ़ संख्या बोले, बात बराबर है। इसको देखेंगे एक एक करके। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ना कि वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो। देखिए हमको पेज पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे लिखते लिखते थोड़ा दिक्कत होता है, उसमें भी वीडियो बनाना थोड़ा कठिन काम है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि आखिर अभाज्य संख्या कौन कौन है। जैसे आप देखिए 1 लिख दिए, तो 1 जो होता है ना, 1 को अभी हम छोड़ देंगे। 1 जो होता है ना भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 6 भी नहीं होगा, 7, 9 भी नहीं होगा, 11, ये सब जो है ना आपको अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे 1 जो होता है ना, 2 जो है ना, केवल इसका दो ही गुणनखंड है, पहला 1 है, दूसरा अपने आप है। 3 है ना, इसका भी आपका दो ही गुणनखंड है, पहला 1 है और दूसरा अपने आप है। यानी वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, पहला 1 हो दूसरा अपने आप हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या, कुछ लोग सोच रहा है ना कि दो तो सम संख्या है तो दो को अभाज्य कहा है। लेकिन देखिए अगर संख्या के बारे में आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है तो बता दिया आपको कि एक नंबर सिस्टम का मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, नंबर सिस्टम। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कीजिएगा तो आपको अंक से पढ़ाया गया है। आप अंक से आपको संख्या अंक से आपको पढ़ाना शुरू किया। अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, आपको एक एक करके अच्छा से बताए हैं, आपको जरूर समझ में आएगा। विशेष अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? देखिए अभी जो 2 बताया ना भाज्य संख्या, 2 तो सम है लेकिन सम के साथ साथ अभाज्य भी है, क्योंकि 2 का भी तो दो ही अभाज्य गुणनखंड है ना। आगे आता भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है ना, इसको कई लोग यौगिक संख्या भी लिखता है। यौगिक संख्या इसका उल्टा होता है। इसमें है कि केवल दो ही अभाज्य गुणनखंड हो, यानी जो 1 से और अपने आप से कटे। इसमें होता है कि इससे 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे आप उठा लिए 4, 6, 8, 10, 12, इसका देखेंगे ना तो 4 जो 1 से भी आपका विभाजित हो जाएगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 3 से नहीं 4 से भी होगा, सॉरी 4 से भी। देखिए तो 2 से अधिक है। फिर जो 6 है ना, 6 देखिए 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। देखिए भाज्य संख्या का एक विशेष कंसेप्ट है कि कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड हो, अधिक से अधिक आपको जितना हो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। आप समझ गए होंगे। जैसे आप 12 को उठा लेते हैं तो 1 से भी आप विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो 3 से ज्यादा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 से अगर कम अभाज्य गुणनखंड रहेगा तो 2 में आ जाएगा तो आपको अभाज्य संख्या में आ जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद अभाज्य संख्या से रिलेटेड एक आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, देखिए इसको समझेंगे। देखिए कुछ नहीं है जिसमें उभयनिष्ठ मान केवल 1 हो। जैसे 5 लिख दिए, ठीक है, और 6 लिख दिए, ये दोनों में उभयनिष्ठ मान क्या है? 1 है। दूसरा देख लीजिएगा, कोई लिख दिया 7, कोई लिख दिया 8, इसमें उभयनिष्ठ मान कितना है? तो 1 है। आगे देख लीजिए, कहीं पे आपको लिख दिया 2 और 7 लिख दिए, 3 और 5 लिख दिए। इसमें देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? तो 1 मिल रहा है। ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो 1 मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है? 1 1। तो यानी जिसमें उभयनिष्ठ मान 1 हो उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक सम संख्या विषम संख्या आता है, इसको आप लोग समझ लेंगे। आप लोग तो पहले से जानते हैं सम संख्या क्या होता है। अगर संख्या अच्छा से पढ़ना है तो आपको बताया, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सम और विषम को ध्यान देंगे। आपको बताया गया था कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या जिसके लास्ट में या इकाई स्थान पर या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 या 6 या 8, 10 नहीं, क्योंकि 10 लिखेगा तो लास्ट में तो 0 आ ही जाएगा ना, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे हम आप लिख सकते हैं 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 26 हो गया। कितनों बड़ा संख्या अगर लिखा रहेगा ना तो
उसके लास्ट में आप देखिए, लास्ट में अगर इसमें से कोई रहेगा तो आपका सम संख्या होगा। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस टाइप से आपको जो भी है 11 हो गया, 13, इस टाइप से जो भी आपका ये आपको विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा सा मैटर आ जाता है एक पे कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए आपको अभी तुरंत बताया कि कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, जिसका जो कि इसमें संभव नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड चाहिए, कम से कम नहीं, 2 ही अभाज्य गुणनखंड चाहिए। एक होना चाहिए, दूसरा अपने आप होना चाहिए। तो 2 ही होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा रहेगा फिर भी गलत है अभाज्य में, 2 से कम रहेगा फिर भी गलत है। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, एक विशेष संख्या है। तो बस आगे हम लोग देखते हैं फिर चैप्टर के बारे में। जितना संख्या पढ़े ना उसका हम कॉपी में सारा लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख सकते हैं, आपको सारा PDF जो है प्रोवाइड कर देंगे। ये जो है आपको बहुत बारीक से आपको लिखा गया है, हालांकि इससे आपको नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता। मैं सोचा कि इसको हाथ से लिख के और सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझा दे, ताकि आपको समय कम लगे, काम जल्दी हो। आगे आता कुछ और कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में तो अभी कुछ देर पहले बता दिए थे कि शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या जिसे किसी भी अपरिमेय संख्या से गुना करने पर उसका गुणनफल परिमेय संख्या आता है। जैसे ये तो आपको बता दिए थे। एग्जाम्पल आपका चेंज भी हो सकता है। हम 0 और √3 के बीच में बताए थे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अब आता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन उसका मान 22/7 परिमेय, ये भी आपको हम बता दिए थे, याद कीजिए कुछ देर पहले। फिर आगे आता है कि एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे ना तो भाज्य और नहीं, अभी तुरंत बताए थे। एक परिमेय संख्या होता है लेकिन इस एक को नहीं आप भाज्य बोल सकते हैं और नहीं आप अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे आता है शून्य एक ऐसा परिमेय संख्या जिसे न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, ये भी उस समय बता दिए थे। आगे बढ़ते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच, एग्जाम में बार बार पूछता है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है तथा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी निकाले। यानी 2 गो परिमेय संख्या है, उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं और अनंत अपरिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। केवल आप परिमेय नहीं समझेंगे, अपरिमेय भी आपका अनंत होता है। आगे आता है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच, तो 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय और अनंत आपका परिमेय होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो अनंत परिमेय संख्या। कितनी अपरिमेय संख्या, तो अनंत अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय कितनी अपरिमेय, तो दोनों में आपका अनंत होगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा बुक वाला जो है ना, एक कंसेप्ट आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो ये चीजें सेम पढ़ना, हम NCERT को लेके चल रहे हैं। जिस कथन का संबंध पूर्णांकों की विभाजता से होती है उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। यानी ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, इसका जो संबंध होता है ना, किसी भी पूर्णांक को विभाजता से होता है, यानी उसको काटने से होता है, उसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी प्रकृत संख्या, हम बताए थे कि धनात्मक पूर्णांक को प्रकृत संख्या बोला जाता है, ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जहां 0 से बड़ा r या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा। इसका मतलब होता है कि 0 के बराबर r है या 0 से बड़ा है लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। इस पे हम थोड़ा सा विशेष चलेंगे। 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। जैसे अगर 2 से भाग हम 5 में देते हैं तो 2 दूना 4 लग गए, 1 बच गया। अब समझिए कि इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको q बोलते हैं, इसको r बोलते हैं। तो हमेशा इससे तो ये छोटा ही रहेगा ना, या तो कट जाएगा तो 0 आएगा या इससे छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इससे ही बड़ा रहेगा तो इसमें तो भाग लग जाएगा ना। तो ये लिखने का अर्थ यही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद प्रमेयिका आता है कि प्रमेयिका क्या होता है।
इसको आप समझ सकते हैं कि प्रमेय का एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। यह एक कथन है, इसका यूज करते हैं कोई दूसरा कथन को सिद्ध करने में। अन्य कथन का मतलब इससे जो अलग कथन होता है, दूसरा होता है, उसको सिद्ध करने में करते हैं। आगे आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। यह दो धनात्मक संख्याओं का मसा HCF ज्ञात करने की एक तकनीक है। हालांकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेय पर आधारित है। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना, दो धनात्मक संख्याओं के बीच जो मसा ज्ञात करने का एक तरीका है, और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसी तरीका पे आधारित है। आगे आता है कि अर्थात A और B दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। इसको आप पढ़े होंगे बचपन में, जहां ये जो अभी बताया ना कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर R के मान, लेकिन B से हमेशा ये छोटा रहेगा। अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे। तो इसका अर्थ यही होता है, या हिंदी में लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यानी A जो होता है बीच वाला, B होता है जिससे भाग देते हैं, Q होता है और लास्ट वाला आपको R होता है रिमाइंडर। यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि एल्गोरिथम क्या है। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिसके मदद से एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिसके मदद से हम किसी भी समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करते हैं। आगे आता है एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी, मैं इसका एल्गोरिथम शब्द जो है ना, इसका जो उत्पत्ति हुआ इन्हीं के नाम से हुआ। देखिए, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, यानी इन्हीं के नाम पे आपका ये मतलब अल-ख्वारिज़मी नाम लिया गया। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। जैसे देखिए, अगर कोई संख्या A है और B है तो A गुने B जो होगा ना, इन दोनों संख्या के HCF और LCM के गुना के बराबर होगा। ये तो आप पहले भी पढ़े होंगे 8 क्लास में या 7 क्लास में, कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF गुने LCM के बराबर होता है। या इसको लिख सकते हैं आप कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, या लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा निकालना, यानी अगर कोई भी दो को संख्या दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे लसा और मसा ज्ञात करेंगे। इसके लिए तरीका कि अगर मसा ज्ञात करना रहे ना तो न्यूनतम घात वाला पद लिया जाता है, और लसा ज्ञात करना रहे तो अधिकतम घात वाला पद लिया जाता है। हम इसके बारे में 1.2 में पढ़ना है, तो इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि हमको पहचानना कैसे है कि कोई संख्या शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए रूल बताया गया। इस शांत और अशांत का रूल एक तरीके से है, जैसे बोला था कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और केवल 5 हो, तो या केवल 2 केवल 5 हो, या केवल 2 ही हो, या केवल 5 ही हो, या केवल 2 और 5 दोनों। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बता देते हैं। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो या केवल 5 हो, या केवल 2 और 5 ही हो, यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा ना हो, उसको हम शांत बोलेंगे। और इसको हम 1.4 में आपको पढ़ना है, हम आपको विस्तार बताएंगे। यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत होने, यानी कोई संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत कब होगा, तो आपको यही बताया कि जिसके हर में केवल 2 रहेगा या केवल 5 रहेगा, या केवल 2 और 5 दोनों रहेगा तभी शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। अशांत के लिए यह जरूरी नहीं, 2 5 के अलावा कोई दूसरा रहेगा तो वो अशांत होगा। आगे बढ़ते, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको आ जाए, अगर लिख दिया कोई जैसे 7/7 आपको 16 लिख दिया, यानी 7/16 लिख दिया, तो पहले इसको हम कट करके देखेंगे। ठीक है, तो नहीं कट रहा है तो 16 को हम कर देंगे गुणनखंड, तो 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखिए, तो इसमें केवल 2 आ रहा है तो ये शांत हो जाएगा, यानी आप काटिएगा ना तो पक्का के दशमलव में पूरी तरह से कट जाएगा। अगर कोई 5 भी आता ना फिर भी शांत हो जाता, या टोटल 5 आता फिर भी आपका शांत हो जाता। लेकिन अगर कोई इसके बीच में 3 आया था तो शांत नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब अशांत होने का जो नियम है उसको देखेंगे। अशांत में कुछ नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा रहेगा ना, जैसे यहाँ लिखा है
7/12 लिखा हुआ है, नहीं कट रहा है तो 12 को अगर आप भाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो यहाँ देखिए 2 तो है लेकिन इसके बीच में एक 3 आया था, तो ये आपका आसान हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपका मूल कंसेप्ट यहीं तक था वास्तविक संख्या में। फिर आपको इस चैप्टर प्रश्नावली 1.1 को हम सोल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक। फिर अगला वीडियो में 1 to 5 तक जितना क्वेश्चन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।